नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सब्जी पत्ता गोभी की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। पत्ता गोभी, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटाटा और ये गोभी परिवार मतलब क्रूसीफेरी कुल उसी का सदस्य है। गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 18। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पत्ता गोभी उत्पादक है। तीसरा? ओके। जी, और हम जो हेड या फूल खाते हैं ना, वो असल में इसका फल नहीं है, वो तो कसकर लिपटी हुई पत्तियां हैं। वनस्पति विज्ञान की नजर से देखें तो ये एक रूपांतरित पत्ती संरचना है जिसे हम सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, तो हम असल में पत्तियां खा रहे होते हैं, ये जानना तो मतलब काफी रोचक है। अच्छा, स्रोत ये बताते हैं कि इसे ठंडी और नम जलवायु पसंद है ना? और इसीलिए मैदानी इलाकों में ये सर्दियों की मुख्य फसल है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मिट्टी के मामले में ये काफी लचीली दिखती है, मतलब रेतीली दोमट से लेकर भारी चिकनी मिट्टी तक में उग जाती है। हाँ, मिट्टी को लेकर ये ज्यादा नखरे वाली नहीं है, बशर्ते मतलब पानी का निकास अच्छा हो। लेकिन हाँ, अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान वो 5.5 से 6.5 के बीच हो तो बढ़िया रहता है। ये हल्का अम्लीय है, एसिडिक माहौल वो पसंद करती है। अच्छा। और तापमान का भी बड़ा रोल है, खासकर वो हेड बनने के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान वो सबसे बढ़िया माना जाता है। ओह। अगर तापमान इससे ज्यादा या कम होना तो हेड या तो ठीक से बनेगा नहीं या फिर क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तापमान इतना महत्वपूर्ण है ना? अब जरा किस्मों पर आते हैं। स्रोतों में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग अलग नाम दिख रहे हैं, जैसे पहाड़ों के लिए क्विस्टो और मैदानों के लिए गोल्डन एकर या महारानी। जी। एक और स्रोत में कई अगेती किस्मों का जिक्र है, जैसे गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता, और कुछ संकर किस्में भी हैं, पूसा संबंध, पूसा ड्रम हेड। पूसा मुक्ता का नाम दोनों लिस्ट में है, तो शायद ये दोनों तरह की विशेषताओं वाली किस्म हो सकती है। हाँ, हो सकता है। किस्मों का चुनाव तो पूरी तरह से क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करता है, और इस पर भी कि किसान को फसल जल्दी चाहिए या देर से। लेकिन बीज उत्पादन की बात करें तो उसमें एक बहुत खास बात है। भारत में पत्ता गोभी का बीज मुख्य रूप से केवल ठंडे पहाड़ी इलाकों जैसे कश्मीर घाटी या हिमाचल प्रदेश में ही तैयार किया जाता है। सच में? सिर्फ वहीं? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि बीज बनने की प्रक्रिया के लिए एक खास तरह की और लगातार ठंडी जलवायु चाहिए होती है, जो मैदानी इलाकों में नहीं मिलती। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। मतलब मैदानों में जो पत्ता गोभी उगती है, उसका बीज। हाँ बिल्कुल, वो पहाड़ों से ही आता है ज्यादातर। अच्छा, चलिए अब बुआई और नर्सरी की बात करते हैं। बुआई के समय में भी काफी अंतर दिख रहा है। पहाड़ों में साल के अलग अलग महीनों में बुआई हो रही है, जबकि मैदानों में मुख्य रूप से अगस्त से नवंबर के बीच। जी। और बीज की मात्रा भी किस्म और समय के हिसाब से बदल रही है। कहीं 400-500 ग्राम प्रति हेक्टेयर तो कहीं 600-700 ग्राम। हाँ, ये अंतर तो अपेक्षित है, पर नर्सरी तैयार करना वो एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। पारंपरिक तरीके में क्या होता है कि खेत के एक छोटे हिस्से में लगभग 100 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर उसमें क्यारियां बनाते हैं। उनमें अच्छी मात्रा में गोबर की खाद और कुछ जरूरी पोषक तत्व मिलाकर बीज बोए जाते हैं। बीजों को फफूंदनाशक से उपचारित करना भी जरूरी होता है। हाँ, वो तो जरूरी होगा। और करीब 40-45 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एक सावधानी जरूर बरतनी होती है, नर्सरी ऐसी जमीन पर न लगाएं जहां पहले क्लब रूट नाम की बीमारी आई हो। ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है जो जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ओ, क्लब रूट, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आजकल नर्सरी तैयार करने के क्या कहते हैं, आधुनिक तरीके भी हैं, जैसे संरक्षित नर्सरी, ये प्रोट्रे विधि। ये पारंपरिक तरीके से कैसे अलग है? हाँ बिल्कुल, और ये आधुनिक तकनीकें कई फायदे देती हैं। संरक्षित नर्सरी का मतलब है नेट हाउस या पॉली हाउस के अंदर पौधे तैयार करना। अच्छा। इससे मौसम की मार और कीटों से बचाव होता है। और प्रोट्रे विधि तो और भी उन्नत है। इसमें प्लास्टिक की खास ट्रे होती हैं जिनमें कई खाने मतलब सेल्स बने होते हैं। हर खाने में स्टेरिलाइज्ड कोकोपीट, नारियल का बुरादा जैसा साफ माध्यम भरकर उपचारित बीज बोया जाता है। इसमें पोषक तत्व भी एकदम नियंत्रित तरीके से दिए जाते हैं। तो इसमें पौधे ज्यादा अच्छे बनते होंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा ये है कि पौधे सिर्फ 25 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं और पारंपरिक नर्सरी के पौधों से ज्यादा स्वस्थ और एक जैसे होते हैं। सोचिए, करीब आधा समय बच जाता है और बेहतर पौधे मिलते हैं, है ना कमाल? 25 दिन बनाम 40-45। अरे वाह, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। समय भी बचा और शायद लागत भी। अब खेत तैयार करने और रुपाई पर आते हैं। यहाँ भी पहाड़ी और मैदानी तरीकों में अंतर दिख रहा है। हाँ है। खेत की तैयारी का मुख्य उद्देश्य तो मिट्टी को भुरभुरा बनाना है ताकि जड़ें आसानी से फैल सकें। पहाड़ों में आमतौर पर ढलान पर गड्ढे बनाकर पौधे लगाते हैं, जबकि मैदानों में मेड़े, रिजेस और नालियां, फरोज बनाई जाती हैं। अच्छा, मेड़े और नालियां।
जी, पौधों के बीच की दूरी भी किस्म और क्षेत्र के हिसाब से तय होती है। जैसे अगेती और छोटी किस्मों को पास पास लगाते हैं, करीब 45x30 सेंटीमीटर पर, और पछेती या संकर किस्मों को ज्यादा दूरी पर, जैसे 60x45 सेंटीमीटर। दूरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। और रोपाई के लिए तैयार पौधों को खेत में लगाने से कुछ दिन पहले पानी देना कम कर देते हैं। इसे हार्डनिंग कहते हैं। ओह, हार्डनिंग। हाँ, ये सुना है। मतलब पौधों को तैयार करना बाहरी माहौल के लिए। हाँ बिल्कुल, नर्सरी के आरामदायक माहौल से निकालकर खेत की थोड़ी सख्त परिस्थितियों के लिए तैयार करना। समझ गई। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। इस एपिसोड के विस्तृत नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब बात करते हैं पानी और खाद की। स्रोत कहते हैं कि पत्ता गोभी को लगातार नमी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, और खाद देने के तरीके भी काफी अलग-अलग बताए गए हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग जगहों और किस्मों के लिए पोषण की जरूरत बदल जाती है। पत्ता गोभी को वाकई लगातार पानी चाहिए, खासकर जब वो हेड बन रहा हो। नमी की कमी से हेड छोटा रह सकता है या फट भी सकता है। ड्रिप सिंचाई इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। पानी सीधे जड़ों में जाता है और बर्बादी भी कम होती है। खाद की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में गोबर की खाद के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब एनपीके, इसकी संतुलित मात्रा देते हैं। कुछ रोपाई के समय, जिसे बेसल डोज कहते हैं, और कुछ बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में। ठीक है। मैदानी इलाकों में शुरू में फास्फोरस पर थोड़ा ज्यादा जोर रहता है और बाद में नाइट्रोजन दी जाती है। साथ में एजोस्पिरिलम जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया का इस्तेमाल भी करते हैं। ये नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया भी मदद करते हैं। जी हाँ, और संकर किस्मों के लिए तो और भी सटीक पोषण की जरूरत होती है, जिसे अक्सर ड्रिप सिंचाई के साथ ही दिया जाता है। इसे फर्टिगेशन कहते हैं। अच्छा। इसमें पोषक तत्व खुले हुए रूप में नियमित अंतराल पर सीधे जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। फर्टिगेशन मतलब खाद और सिंचाई एक साथ। बिल्कुल सही। मतलब पोषण का पूरा खेल बहुत सोच समझकर खेलना पड़ता है। लेकिन इतनी देखभाल के बाद भी कीट और बीमारियां तो आई जाती होंगी। इनसे निपटना किसानों के लिए बड़ी चुनौती होगी। ये एक सच्चाई है। पत्ता गोभी पर कई तरह के कीट और रोग हमला करते हैं। कुछ कीड़े जैसे कटवर्म होते हैं, वो रात में छोटे पौधों को काटते हैं। एफिड्स यानी माहू, वो रस चूसते हैं। लेकिन एक कीट है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, डायमंड बैक मॉथ, डीबीएम। डीबीएम। हाँ, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। ये पत्ता गोभी का सबसे गंभीर कीट माना जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। एक दिलचस्प तरीका है पत्ता गोभी के खेत में कुछ लाइनों में सरसों उगाना। सरसों पत्ता गोभी के खेत में? हाँ, डीबीएम पत्ता गोभी के बजाय सरसों पर अंडे देना ज्यादा पसंद करता है, तो मुख्य फसल बच जाती है। इसे ट्रैप क्रॉपिंग कहते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप हैं जो नर कीटों को आकर्षित करके फंसा लेते हैं। नीम आधारित दवाएं हैं। कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया जैसे बीटी और मित्र कीटों जैसे डाइडिग्मा नाम का एक परजीवी है, उसका भी इस्तेमाल होता है। रसायनों का प्रयोग तो बिल्कुल आखिरी विकल्प के तौर पर और बहुत सावधानी से किया जाता है। सरसों वाली तरकीब तो काफी चतुर है। प्रकृति का ही इस्तेमाल कीट नियंत्रण के लिए। और बीमारियों का क्या? क्लब रूट का जिक्र पहले आया था। हाँ, क्लब रूट एक प्रमुख जड़ की बीमारी है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो फसल चक्र अपनाना है। मतलब उस खेत में 3-4 साल तक गोभी वर्गीय फसलें न उगाना। 3-4 साल? जी। बीज और मिट्टी का उपचार भी मदद करता है। इसमें जैविक जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया और रासायनिक दोनों विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा पत्तियों पर धब्बे, लीफ स्पॉट, झुलसा यानी ब्लाइट, रिंग स्पॉट जैसी बीमारियां भी लगती हैं, जिनके लिए फफूंदनाशकों का प्रयोग होता है। डाउनी मिल्ड्यू और काला सड़ांत, ब्लैक रॉट जैसी समस्याएं भी आती हैं, जिनके लिए बीज उपचार और स्प्रे जरूरी हो जाते हैं। उफ, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, पर यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रसायनों पर निर्भर रहने के बजाय एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन (आईपीएम) अपनाना बेहतर है। इसमें क्या है कि आप प्रतिरोधी किस्में चुनें, साफ सफाई रखें, जैविक नियंत्रण करें और जरूरत पड़ने पर ही सही रसायन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, एकीकृत प्रबंधन (आईपीएम) यही टिकाऊ तरीका लगता है। अच्छा, अब अंत में फसल कितने दिन में तैयार होती है और उपज कितनी मिलती है? इसमें भी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बड़ा अंतर दिख रहा है। हाँ, ये अंतर काफी महत्वपूर्ण है। स्रोतों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में फसल तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, करीब 150 दिन, लेकिन उपज बहुत ज्यादा मिल सकती है, 70-80 टन प्रति हेक्टेयर तक।
70-80 टन। जी, वहीं मैदानी इलाकों में फसल जल्दी तैयार हो जाती है, लगभग 120 दिनों में, पर उपज कम रहती है, 25-35 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास। कुछ अगेती किस्में तो 70-80 दिन में ही तैयार हो जाती हैं, जबकि पछेती किस्में 100-120 दिन लेती हैं। इतना ज्यादा फर्क? हाँ, उपज में ये भारी अंतर मुख्य रूप से जलवायु, मिट्टी के प्रकार, कौन सी किस्म चुनी है और खेती के तरीकों की वजह से होता है। ठंडी और लंबी बढ़ने की अवधि पहाड़ों में ज्यादा उपज देती है, सीधी सी बात है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि पत्ता गोभी उगाना सिर्फ एक सामान्य खेती का काम नहीं है। इसके पीछे पूरा विज्ञान है,